फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 27वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। आपको इस स्टोरी में बहुत मज़ा आएगा। स्टोरी में आखिरी तक बने रहना। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। वहीं दूसरी तरफ नानी माँ इस वक्त प्रियंका के सामने खड़ी थी। उन्होंने प्रियंका पर गुस्सा करते हुए कहा, क्या कर रही थी तुम? तुझे इस तरह से अपने जीजू और बहन के रूम में जाने की क्या जरूरत थी? दरअसल प्रियंका अंश के रूम में गई थी, लेकिन अंश उसे कहीं दिखाई नहीं दिया था। इसलिए वो मायूस होकर अपने रूम में आ गई थी। उसी वक्त नानी माँ, जो प्रियंका को ही ढूंढ रही थी, उन्होंने प्रियंका को आस्था और अंश के रूम से बाहर आते हुए देख लिया था। इसलिए वो प्रियंका के पास उसकी क्लास लगाने के लिए पहुंच गई थी। प्रियंका तो पहले ही गुस्से से भरी हुई थी। उसने भी गुस्सा करते हुए कहा, देखिए दादी माँ, आप मेरी दादी हैं और उसकी नानी। मुझे तो समझ नहीं आता आपको इतनी टेंशन क्यों रहती है। कभी आपने मुझे तो इतना प्यार नहीं दिया जितना आप उस अनाथ लड़की को देती है। उसकी बात सुनकर नानी माँ ने आगे बढ़कर प्रियंका का हाथ मरोड़कर उसकी कमर से लगाते हुए कहा, तुझे और तेरी माँ को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। किस तरह से बचपन में तुम मेरी आस्था को परेशान किया करती थी। ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू कितनी नफरत करती है मेरी आस्था से। और क्या कह रही है तू? मैं तुझसे प्यार नहीं करती। तेरी जानकारी के लिए बता दूँ, मन में प्यार रिश्तों से नहीं आता, उसे कमाना पड़ता है, जो तू और तेरी माँ कभी नहीं कमा सकती। तुम दोनों सिर्फ जालसाजी करती रहती हो। और एक और बात, अपने हद में रहना प्रियंका। तुझे सिर्फ 2-4 दिनों के लिए अंश की पत्नी बनने का नाटक करने के लिए यहाँ लाया गया है। हमेशा के लिए तुझे यहाँ नहीं रहना है। इसलिए तो खुद को इस घर की मालकिन समझना बंद कर। वैसे भी ये मेरी गौरी का घर है। मैं तेरी गंदी नज़र अपनी गौरी के घर पर बिल्कुल भी नहीं लगने दूंगी। उनकी बात सुनकर प्रियंका ने अपने मन में कहा, अगर बुढ़ी दादी को मुझ पर शक हो गया तो ये बुढ़िया मुझे आज के आज ही यहाँ से रवाना कर देगी। और जो मैं यहाँ करने के लिए आई हूँ वो नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बुढ़िया से झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। इसे अपनी तरफ करना ही सही है। ये सोचकर उसने नानी माँ से कहा, प्लीज़ दादी माँ, मुझे छोड़ दीजिए। आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा मत कीजिए। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी और उस वक्त तो मैं आस्था से मिलने गई थी। मुझे क्या पता था कि वो उसके रूम में नहीं है। उसकी बात सुनकर नानी माँ ने उसका हाथ छोड़ दिया और चिल्लाते हुए बोली, तुमने जो बोला है वही सच होना चाहिए। इस बार मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरी नज़र 24 घंटे तुझ पर ही रहेगी। कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना, समझी? इतना कहकर नानी माँ अपने रूम की तरफ जाने लगी। वहीं प्रियंका भी जल भुन कर राख हो गई थी। उसने अपना गुस्सा अपने मन में दबाते हुए कहा, मुझे जो भी करना होगा इस बुढ़िया से छिपा कर करना होगा। बस एक बार आशु कपूर मेरे बेड तक आ जाए, उसके बाद उसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये सोचते हुए प्रियंका मुस्कुराने लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या प्रियंका आस्था की जगह लेने में कामयाब हो पाएगी? क्या नानी माँ प्रियंका को मेंशन से बाहर निकाल पाएंगी? वहीं मारिया इस वक्त अपने रूम में मौजूद थी। बचपन से लेकर आज तक उसके साथ इतना कुछ हो गया था, इसलिए उसने खुद को भी पूरी तरह से भुला दिया था। एक पल के लिए तो वो ये भी भूल गई थी कि वो भी एक लड़की है। उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह से
बदल ली थी। लेकिन अब जिस तरह से टाइगर बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है, ये बात मारिया को कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। एक टाइम था जब मारिया टाइगर को बहुत पसंद करती थी और वो टाइगर से शादी भी करना चाहती थी। लेकिन टाइगर ने उस वक्त सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में मारिया को भाव नहीं दिया था और फिर मारिया और डेविड के साथ रहने लगी। डेविड ने मारिया का बहुत ख्याल रखा था, उसके साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं की थी। लेकिन जिस वक्त डेविड ने उसके किंग को मारने की सुपारी ली, तब मारिया चुप कैसे रह सकती थी। उसने अपने प्यार और अपने फर्ज में से अपने फर्ज को चुना था और अब उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने किंग के हवाले कर दी थी। इससे ज्यादा उसने अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। वहीं दूसरी तरफ आस था। अंश को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गई थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अंश कपूर इस तरह से कभी रोएगा। उसने अंश को इस तरह टूटते हुए कभी नहीं देखा। हालांकि आस्था इस वक्त अंश से गुस्सा थी, क्योंकि अंश ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बदले में अंश ने उससे कितनी ही बार प्रोटेक्ट किया था, कितनी ही बार उसका ख्याल रखा था, उसकी हर एक बात मानी थी और उससे अब जेंटल टोन में बात कर रहा था, छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए कर रहा था। कहीं ना कहीं ये सारी बातें आस्था को पसंद आ रही थी। लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो इतनी जल्दी नहीं भूल सकती थी। लेकिन जब से आस्था ने अंश के साथ प्रियंका को देखा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अंश ने ये बात कही कि प्रियंका उसकी वाइफ है, ये बात आस्था को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जला रही थी। क्योंकि भले ही वो अंश से सीधे सीधे अपने प्यार का इजहार न करे, उस पर गुस्सा करे, लेकिन वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसका पति उसकी बहन को सबके सामने अपनी पत्नी बताए। उसकी समस्या प्रियंका नहीं बल्कि कुछ और थी। वो डिस्परेटली अंश के पास जाना चाहती थी कि आखिरकार अंश के साथ क्या हुआ है। यही सब सोचते हुए वो सीढ़ियों से नीचे आई तो उसकी नज़र सबसे पहले अपनी नानी माँ पर गई। नानी माँ को वहाँ देखकर आस्था एकदम हैरान हो गई, क्योंकि नानी माँ तो गांव चली गई थी और उन्होंने आस्था से कहा था कि वो आस्था को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तो अब फिर वो मेंशन में क्या कर रही है, ये सोचकर आस्था दौड़ते हुए नानी माँ के पास गई और उनके गले लग गई। नानी ना माँ ने भी उसे टाइटली अपने गले लगाया और उसे ढेर सारा प्यार करने लगी। तभी आस्था ने पूछा, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ आ रही हो और यहाँ क्या हो रहा है नानी माँ? आपको पता है प्रियंका दी यहाँ है। अभी उसने इतना ही कहा था कि पीछे से प्रियंका की आवाज आई, हाँ मैं भी यही हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे पति की पत्नी हूँ? जैसे ही प्रियंका ने ये बात कही, नानी माँ उसे घूरने लगी। नानी माँ की आंखें देखकर प्रियंका एकदम से हड़बड़ा गई और उसने कहा, अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं दुनिया की नज़रों में तुम्हारे पति की पत्नी हूँ। उसकी बात सुनकर आस्था कन्फ्यूजन से कभी नानी माँ को देखती तो कभी प्रियंका को। उसने हकलाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है नानी माँ? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वह अभी बोल ही रही थी कि तभी उसे रश्मि की आवाज आई, आस्था मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, तुम आओ मेरे साथ। इतना कहकर वो आस्था को लेकर हॉल में आ गई और उसने आस्था को
सोफे पर बैठा दिया। हॉल में बाकी सब मौजूद थे, ध्रुव, आहान, आकाश, दादाजी, सब लोग वहीं थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब आस्था को अंश के पास्ट के बारे में पता चलेगा? क्या संभाल पाएगी वह अंश को? आकाश रश्मि को ढेर सारा प्यार करने के बाद हॉल में आ गया था, क्योंकि वो दादाजी से अपनी और रश्मि की शादी की बात करना चाहता था। आस्था सबको कंफ्यूजन से देख रही थी। तभी दादाजी उसके पास जाकर बैठ गए। दरअसल अंश को संभालने के बाद दादाजी हॉल में आ गए थे, क्योंकि उनके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। इसलिए वो सबके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहते थे। जब उन्होंने आस्था को देखा तब वो उसके पास जाकर बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं जानता हूँ बेटा, ये सब तुम्हारे लिए काफ़ी अजीब है। एक्चुअली हमारे दुश्मनों ने अंश की शादी को लेकर एक बवाल खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। हमने तुम्हारी नानी माँ को ये बात बता दी थी और उन्होंने हमें ये काम करने की इजाज़त दे दी थी, जिस वजह से हम कुछ दिनों तक अंश की पत्नी के रूप में प्रियंका को सामने रखेंगे। लेकिन बहुत जल्द हम ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेंगे कि अंश और प्रियंका में नहीं बनी, तो वो दोनों अलग हो गए। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ही दिनों की बात है। जैसे ही दादाजी ने थोड़े शब्दों में आस्था को अपनी बात समझाई, आस्था का दिल काफ़ी हद तक हल्का हो गया और अंश ने जो बात उससे कही थी वो समझ गई कि अंश ने उसे चिढ़ाने के लिए वो सब कहा होगा। लेकिन फिर भी वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि उसका पति किसी और को अपनी पत्नी बताए। आस्था को आज अपना वजूद अंधकार में डूबता हुआ नजर आ रहा था। अभी आस्था कुछ कहना चाहती थी, तभी उसे सीढ़ियों से अंश नीचे आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अंश अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूटा हुआ था, लेकिन इस वक्त वो बड़े ही पावरफुल ऑरा के साथ वहां आ रहा था। उसकी प्रेजेंस ही ऐसी थी कि सब उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाया करते थे। अंश वहां आया और सीधा जाकर सोफे पर बैठ गया। वहीं प्रियंका अंश को देखकर एक जगह जम गई। वो कभी उसकी बॉडी को देख रही थी, तो कभी उसके बाइसेप्स को, तो कभी उसके होठों को। अंश को देखते हुए उसने अपने मन में कहा, मेरी किस्मत कितनी बुरी है, मैंने हाथ आया हुआ लड्डू गवा दिया। वही नानी माँ प्रियंका को देख रही थी। वो ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि भले ही उन्होंने प्रियंका को अंश की वाइफ बनने की इजाजत दे दी, लेकिन उस वक्त आस्था पर क्या बीती होगी। इसलिए उनके पास इस वक्त शब्दों की कमी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इस बारे में पहले ही आस्था को नहीं बताया था। तभी आहान नानी माँ के पास जाकर बैठ गया और उनके गले में अपनी निगाहें डालते हुए कहा, ओ नानी माँ, हमने आपको बहुत मिस किया, आई रियली मिस यू। इतना कहकर उसने नानी माँ के गाल पर किस कर दिया, तो नानी माँ मुस्कुराने लगी। वहीं आस्था खाली नजरों से सबको देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका तो वहाँ कोई है ही नहीं, एक नानी माँ ही उसकी अपनी थी। लेकिन आज तो वो भी उससे कुछ खास बात नहीं कर रही थी। सब कुछ उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी। तभी आकाश की आवाज आई। आकाश अपने हाथों की उंगलियों आपस में उलझाते हुए दादाजी के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, दादाजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ही आकाश ने ये कहा, आहान और ध्रुव आंखों ही आंखों में
कुछ बात करने लगी। तभी आकाश ने रश्मि की तरफ देखा और उसे इशारे से अपने पास आने के लिए कहा, क्योंकि उसके अकेले की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सबके सामने दादाजी से ये बात कह सके कि वो रश्मि से शादी करना चाहता है। वहीं आकाश की हरकत पर रश्मि ने अपने मन में कहा, क्या इस इंसान से एक भी काम अकेले नहीं हो सकता, जो ये शादी की बात बोलने में भी मुझे अपने पास बुला रहा। ये सोचकर वो आकाश के पास जाकर खड़ी हो गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर क्या रिश्ता है वसुंधरा राजन का अंश के साथ? क्या आज था कभी जान पाएगी? तो दादाजी ने उन दोनों को देखते हुए कहा, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो दोनों? क्या बात करनी है तुम्हें? आकाश ने कहा, दादाजी मैं कहना चाहता था कि मैं और रश्मि। फिर उसने रश्मि की तरफ देखते हुए कहा, तुम बोलो ना। तो रश्मि ने उसे घूरते हुए कहा, वो दादाजी मैं और आकाश, बस वो दोनों, इतना ही बार बार बोले जा रही थी। तभी अचानक से ध्रुव और आहान जोर जोर से हंसने लगे और उन दोनों के पास जाकर खड़े हो गए। तभी आहान और ध्रुव ने एक साथ कहा, दादाजी हम बताते हैं आपको, रश्मि दी और आकाश भाई शादी कर रहे हैं। बस यही बात ये दोनों आप सबको बताना चाहते थे। जैसे ही आहान और ध्रुव ने एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट किया, सब लोग हैरान हो गए। वहीं दादाजी मुस्कुराने लगे। उन्होंने आकाश और रश्मि की तरफ देखते हुए सबसे कहा, इन दोनों को क्या लगता है हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता? हमने तो पहले ही इनकी शादी की तैयारियां कर ली हैं, पंडित जी से भी बात कर ली है और इसी महीने मेंशन में आकाश और रश्मि की शादी होगी। जैसे ही दादाजी ने यह कहा, सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं रश्मि के गाल लाल हो गए और आकाश भी इधर उधर देखने लगा। वहीं सुमित के फेस पर भी एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो आकाश को अपनी लाइफ में सेटल होते हुए देखना चाहता था। उसके अतीत की वजह से बेचारे आकाश की जिंदगी रुक गई थी, लेकिन अब वो सब काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। वहीं आज था इस वक्त खुद को अकेली महसूस कर रही थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन वो भी अब रश्मि की खुशी में खुश हो गई थी। वही अंश गहरी नजरों से आस्था को ही देख रहा था। अंश की नजरों को आस्था पर देखकर प्रियंका ने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा साइड में सरका दिया, ताकि अंश उसके खूबसूरत जिस्म को देखे। अपना जिस्म वो अंश को दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, और वो जो कुछ भी कर रही थी नानिमा की नज़रों से बचकर कर रही थी। वहीं नानिमा की नज़रें तो इस वक्त प्रियंका पर ही टिकी हुई थी और वो प्रियंका को घूर रही थी। वहीं अंशु तो आस्था के अलावा किसी को भी देखना नहीं चाहता था। आस्था को खुद पर अंश की गहरी नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी। तभी दादाजी ने कहा, आप लोग एक काम करो, सब लोग आज मॉल चले जाओ और अच्छे से शॉपिंग करके आओ, क्योंकि शादी में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। फिर उन्होंने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, बेटा रश्मि को ले जाओ और उसकी पसंद की सारी ज्वेलरी और ड्रेसेस उसे दिला दो। आहान और ध्रुव तुम्हें ज्वाइन करेंगे और सुमित, आस्था, नानी माँ तुम्हारी मदद करेगी। अब सब जाओ। दादाजी की बात सुनकर सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। कहीं ना कहीं आकाश और सुमित समझ चुके थे कि आखिरकार दादाजी क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि आज शाम को रायचंद परिवार मेंशन आने वाला है। इसलिए दादाजी शॉपिंग के बहाने सबको बाहर भेज रहे हैं। वहीं अंश
बिल्कुल शांत होकर एक तरफ बैठा था। नानीमा बड़े ही ध्यान से अंशु को देख रही थी, जो आस्था को ही देख रहा था। ये देखकर नानीमा को अच्छा लग रहा था और वो बीच बीच में प्रियंका को भी देख रही थी। प्रियंका की हरकत देखकर नानीमा को प्रियंका बिल्कुल जहरीली नागिन की तरह लग रही थी। लेकिन अब जब दादाजी ने सबको शॉपिंग करने के लिए कह दिया, तो नानी माँ भी खुश हो गई कि चलो इस तरह वो थोड़ा घूम फिर लेगी और शॉपिंग भी कर लेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब अबीर कपूर मेंशन आएगा? क्या आस्था अबीर के बारे में अंश को बताएगी? तभी आहान ने खुश होते हुए कहा, वाह, नानीमा के साथ तो शॉपिंग करने का मज़ा ही अलग है। ये सुनकर नानीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई साहब, अगर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें सौंप रहे हो तो मैं बच्चों को शॉपिंग पर लेकर जाऊंगी। फिर उन्होंने सबकी तरफ देखकर कहा, चलो बच्चों, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होकर आती हूँ। उनकी बात सुनकर सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। आस्था ने भी एक नज़र सबको देखा और अपने रूम में चली गई। सबके जाने के बाद दादाजी ने अंश के पास आए और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोले, तुम तैयार हो ना बेटा, आज शाम की मीटिंग के लिए? देखो, एक ना एक दिन तो ये होना ही था, तो आज ही क्यों ना हो जाए। आज तुम्हारे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम्हें उनके सामने कमजोर नहीं पड़ना है। दादाजी एक बार फिर से अंश को समझा रहे थे। वहीं अंश केवल सपाट लुक के साथ दादाजी को देखते हुए अपने लैपटॉप में खो गया। तभी दादाजी की नज़र मारिया और टाइगर पर गई। उन दोनों को कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं थी। उन दोनों के सामने ही आज मीटिंग होने वाली थी, क्योंकि अगर वीर राजन वहाँ आ रहा है और उसकी मॉम उसके साथ आ रही है, तो ज़रूर वो दोनों कोई ना कोई चल सकते हैं और हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मारिया और टाइगर का वहाँ होना ज़रूरी था। वो दोनों अकेले ही सबसे निपट सकते थे। धीरे धीरे सब लोग तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गए। अंशु को पता था कि आस्था भी शॉपिंग करने जाएगी, इसलिए वो अपने रूम में जाने की बजाय स्टडी रूम में चला गया और खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करने लगा। वहीं रश्मि आस्था को लेने उसके रूम में गई थी, लेकिन आस्था ने मना कर दिया कि वो शॉपिंग पर नहीं जाएगी। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि रश्मि आस्था को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन आस्था की हालत फिलहाल ऐसी नहीं थी। अगर आस्था मना कर रही थी तो रश्मि ने भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं की और वहाँ से जाने लगी। तभी आस्था ने उसे उसकी शादी की मुबारकबाद की बधाई देते हुए कहा, हम सारे फंक्शन अच्छे से एंजॉय करेंगे दी, और सब में आपका साथ देंगे, लेकिन हम आज शॉपिंग पर नहीं जा पाएंगे। आज प्लीज़ आप अपने साथ रौनक को लेकर जाइए। वैसे भी मैं रौनक को फ़ोन कर दूंगी, वो आपको मॉल में ज्वाइन कर लेगी। उसकी बात सुनकर रश्मि के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, ठीक है, अब शादी की शॉपिंग तो लगी रहेगी, लेकिन तुम्हारे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है आस्था। उसकी बात सुनकर आस्था ने उसे गले लगा लिया और फिर रश्मि शॉपिंग के लिए निकल गई। वहीं दादाजी को तो लग रहा था कि पूरा का पूरा घर खाली हो चुका है, लेकिन आस्था इस वक्त घर में मौजूद थी। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। वहीं आस्था अपने रूम की बालकनी में खड़ी अंश के बारे में सोच रही थी कि अंश इस तरह से क्यों रो रहा है, ऐसी भी क्या बात है। इस बात के बारे में
वो पता लगाना चाहती थी। अभी वो यही सारी बातें सोच रही थी, तभी अचानक से उसे मेंशन के बाहर ढेर सारी कार रुकने की आवाज़ आई। जिस तरह से सारी कार रुकी थी, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि मेंशन में इस वक्त 40 से 50 कार एक साथ आकर रुकी हुई। आस्था हैरानी से नीचे देख रही थी। चारों तरफ ब्लैक और वाइट कलर की कार खड़ी थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब राधिका और सुमित के बारे में दादाजी को पता चलेगा? क्या दादाजी बुलाएंगे राधिका को मेंशन? उसे बालकनी से ज़्यादा कुछ खास दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन इतना ज़रूर दिखाई दे रहा था कि उन गाड़ियों से काले कपड़े पहने गार्ड्स निकल रहे थे और उन सारे गार्ड्स के बीच से वीर रायचंद और उसकी मॉम वसुंधरा रायचंद, बिल्कुल पावरफुल पर्सनालिटी, पावरफुल ऑरा के साथ मेंशन के अंदर जा रहे थे। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया और उनकी तलाशी लेने लगे, लेकिन उन्हें उनके पास से कुछ नहीं मिला। गार्ड्स के इस तरह रोकने पर वसुंधरा तिरछी मुस्कुराहट के साथ मेंशन के अंदर जाने लगी। जैसे ही वो अंदर आई और उन दोनों ने मेंशन को देखा तो वो एकदम हैरान हो गए। आज तक उन्हें अंश ने कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी थी और ना ही उनसे मिलने की कोशिश की थी। वीर ने भले ही एक दो बार अंश को देखा था या फिर उसके साथ मीटिंग वगैरह की थी, लेकिन इस तरह से वो कभी भी पर्सनली अंशु कपूर से नहीं मिला था। आज स्पेशली अपनी मॉम के साथ अंश से मिलने आया था। तभी टाइगर का सामना वीर से हुआ और मारिया वसुंधरा के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। वसुंधरा और मारिया दोनों ही एक दूसरे को किलर लुक दे रही थी। दोनों एक से बढ़कर एक खतरनाक औरतें थीं। तभी मारिया ने वसुंधरा की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सो सॉरी। आई थिंक वसुंधरा रायचंद, उस दिन मैं आपकी ठीक से खातिरदारी नहीं कर पाई। उसकी बात पर वसुंधरा ने कहा, अरे माफ़ी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। उस दिन हमने आपको ऐसे ही जाने दिया। ठीक से हम आपकी खातिरदारी नहीं कर पाए, जबकि आप हमारी मेहमान खुद बनकर आई थी। दोनों एक दूसरे को टॉन्ट कर रही थी। वही टाइगर वसुंधरा की बात सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था, लेकिन वो इस वक्त वसुंधरा को कुछ नहीं कर सकता था। वो मन ही मन में वसुंधरा को कोस रहा था। वहीं वीर मारिया को हवस भरी नजरों से देख रहा था। मारिया के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन मारिया की पावरफुल इमेज के आगे वो उसके साथ कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन आज मारिया को देखते ही उसने मारिया को आ- आई विंग कर दी थी, जिससे मारिया उसे घूर रही थी। उन्हें भी वीर की जान लेने के इंस्ट्रक्शन नहीं थे। तभी वसुंधरा ने चेयर पर बैठते हुए एटीट्यूड के साथ कहा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बुलाकर लाओ अपने बॉस को। उस अंश कपूर को बोलो कि वसुंधरा रायचंद उससे मिलने आई है। इस वक्त वसुंधरा अलग ही लेवल का लुक दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कितना ही ज़्यादा एटीट्यूड उसमें कूट कूट कर भरा है। तभी राजेश वीर और वसुंधरा के लिए कॉफ़ी लेकर आया तो वसुंधरा ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए दोबारा कहा, ओ बॉडीगार्ड, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जाओ और जाकर बुलाकर लाओ अपने बॉस को। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। उसकी बात पर टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, इंतज़ार करना होगा आपको मिसेस रायचंद, किंग अभी आते ही होंगे। जैसे ही टाइगर ने बड़े ही रूड अंदाज में ये कहा, वसुंधरा झेप गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।
क्या होगा जब आहान और रौनक की मुलाकात होगी? क्या आहान अपना बदला लेगा रौनक से? और उसने अपने मन में कहा, किंग तो इस तरह से कह रहा है जैसे पूरे देश का वही राजा हो। वही दूसरी तरफ आस्था, जो काफी देर से रूम में बंद थी, उसके पेट में अब चूहे कूदने लगे थे और उसे जोरों की भूख लग रही थी। उसने सोचा कि वो बाहर जाए या ना जाए, कहीं उसका सामना अंश से हो गया तो वो क्या करेगी। वो अभी अंश का सामना नहीं करना चाहती थी। साथ ही साथ उसने बालकनी से जो कार रुकते हुए देखी और कुछ लोगों को अंदर आते हुए देखा, तो उसे लग रहा था कि शायद अंश अपनी कोई मीटिंग घर से ही कर रहा है। तो क्या उनके सामने जाना ठीक रहेगा? लेकिन जब से उसने दादाजी के साथ अंश को रोते हुए देखा था, तब से उसके मन में ये जानने की इच्छा जाग गई थी कि आखिरकार इस तरह से अंश क्यों रो रहा था। वो भले ही अंश से गुस्सा थी, लेकिन वो अंश को रोते हुए कभी नहीं देख सकती थी। आखिरकार वो उसका पति था और वो उससे प्यार करती थी। यही सब सोचते हुए उसने अपने मन में कहा, मैं थोड़ी देर और इंतज़ार करती हूँ। अगर राजेश भैया मेरे लिए खाना लेकर आ जाएंगे तो मैं यही खाना खा लूँगी। ये सोचकर वो रूम में रुक गई। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा और वीर को इंतज़ार करते हुए 20 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अंश अभी तक वहाँ नहीं आया था। वसुंधरा अब तक पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गई थी। उसने गुस्से में कहा, हमने पहले ही ये खबर भिजवा दी थी कि हम अंश कपूर से मिलना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से हमारी बेइज्जती करने की? हमने कहा था ना, हमें उससे मिलना है, बुलवाओ उसे। कहाँ छिप कर बैठा है? क्या वो हमारे सामने आना नहीं चाहता है? छिप छिप कर हम पर वार करता है, अपने चमचों के द्वारा हमारे सारे इल्लीगल धंधे बंद करवाता है। आज तो मैं उससे अपना सारा हिसाब लेकर रहूंगी। वसुंधरा बड़े ही एटीट्यूड के साथ एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर अर्श की हेड चेयर पर बैठकर ये सारी बातें कर रही थी। तभी वसुंधरा और वीर को किसी के आने की आहट सुनाई दी। दोनों ने पलटकर उस तरफ देखा तो बड़े ही पावरफुल ऑरा के साथ अंश कपूर वहां आ रहा था। जैसे ही अंश कपूर आया, वसुंधरा चेयर से एकदम खड़ी हो गई, क्योंकि वसुंधरा जिस चेयर पर बैठी थी वो चेयर अंश की थी। और अंश को देखकर, उसकी पर्सनालिटी को देखकर वसुंधरा एकदम हैरान हो गई। तभी अंश जाकर उस चेयर पर बैठ गया और एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा लिया। वहीं वसुंधरा अंश को देखकर उसमें खो गई, क्योंकि अंश की शक्ल उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। तभी अंश ने इशारा करके वसुंधरा को सोफे पर बैठने के लिए कहा, तो वसुंधरा एटीट्यूड के साथ सोफे पर जाकर बैठ गई। तभी वीर ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, अंश कपूर उर्फ डेविल किंग, तुम जानते हो पूरे स्टेट की पुलिस डेविल किंग को ढूंढ रही है। अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दूं कि तुम डेविल किंग हो तो तुम्हारा क्या होगा? उसकी बात सुनकर अंश मुस्कुराने लगा। ये देखकर वीर को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उन सबके सामने बोलकर बेवकूफ बन गया है। तभी वसुंधरा ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, आखिरकार तुम्हारी हमसे दुश्मनी क्या है अंश कपूर? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? दुनिया में इतने सारे लोग इल्लीगल धंधे करते हैं, अगर समाज सेवा का तुमने ठेका लेकर रखा है तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? हमारा धंधा बंद करने में क्यों लगे हुए हो? एक और बात याद रखना अंश कपूर, मेरे बेटे पर अगर आज भी आए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बहुत दुखी और परेशान हुआ है।
इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। अंश अपने ब्लैक शर्ट्स के पीछे से वसुंधरा के चेहरे को एकटक देख रहा था। इस चेहरे से वो इतनी नफरत करता था कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। और आज वो चेहरा उसकी आंखों के सामने बैठा था। अंश अपना गुस्सा कंट्रोल करके वहां बैठा हुआ था और वसुंधरा और वीर बातें सुन रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब वीर के सामने आएगा वसुंधरा का सेट? क्या वसुंधरा अब बदल जाएगी? तभी मारियो और टाइगर अंश के लेफ्ट और राइट साइड आकर खड़े हो गए और टाइगर ने वसुंधरा को अंश की तरफ से जवाब देते हुए कहा, देखिए वसुंधरा रायचंद, डेविल किंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाए। और वैसे भी तुम्हारे बेटे ने छोटे छोटे बच्चों से लेकर मजबूर बेसहारा लोगों का फायदा उठाया है, इसलिए अब हम इसके सारे धंधे बंद करवा कर रहेंगे। जैसे ही टाइगर ने रूडली वे में ये बात कही, वसुंधरा गुस्से से लाल पीली हो गई। वो खड़ी होकर टाइगर के पास गई और उसने एक जोरदार थप्पड़ टाइगर के गाल पर जड़ दिया और हवा में हाथ हिलाते हुए बोली, जब दो मालिक आपस में बात कर रहे हो तो नौकरों को इस तरह से बीच में नहीं बोलना चाहिए। वहीं टाइगर की तो गुस्से से दोनों हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसका चेहरा इतना खतरनाक हो गया था, वो बस अंश के इशारे का इंतजार कर रहा था, वरना वो इसी वक्त वसुंधरा की गर्दन मोड़ सकता था। वहीं मारिया लाल सुर्ख आंखों के साथ वसुंधरा को देख रही थी, क्योंकि टाइगर पर वसुंधरा का हाथ उठाना उसे पसंद नहीं आया था। तभी अंश ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर टाइगर को शांत रहने का इशारा किया तो वसुंधरा ने कहा, यहाँ बैठा बैठा हाथ क्यों हिला रहा है? बोल, जवाब क्यों नहीं देता? क्यों पड़ा है मेरे बेटे के पीछे? एक बात याद रखना अंश कपूर, अगर तुझे शेयर चाहिए, अपना हिस्सा चाहिए, तो मुंह खोल, तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगी तुझे, लेकिन मेरे बेटे के धंधे से तुझे दूर रहना होगा, वरना हम तेरी डेविड किंग वाली इंफॉर्मेशन पुलिस के साथ शेयर कर देंगे और साथ ही साथ मीडिया में इस बात को फैला देंगे। जिस तरह से तूने कुछ दिनों के लिए प्रियंका को अपने घर बुला लिया था, हम जानते हैं प्रियंका तेरी बीवी नहीं है, तेरी बीवी कोई और है। और उसे वीर ने हॉस्पिटल में देखा था तेरे साथ। उसकी बात सुनकर वीर ने बेशर्मी भरे अंदाज में कहा, वो अंश कपूर की बीवी है मॉम, बड़ी ही खूबसूरत है। जैसे ही वीर ने ये कहा, अंश का पारा चढ़ गया। वो वीर के मुंह से आस्था का नाम भी सुनना नहीं चाहता था और वीर उसी के सामने बैठकर उसी की बीवी की बात कर रहा था। अचानक से वो चेयर से उठा और उसने वीर की गर्दन को पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। ये देखकर वसुंधरा का पारा चढ़ गया। अचानक से उसने अपनी गन अंश पर पॉइंट कर दी। इतने टाइट सिक्योरिटी के बावजूद वो अपने साथ गन लेकर अंदर आ गई थी। अंश गहरी नजरों से वसुंधरा को देखने लगा। तभी टाइगर और मारिया ने भी अपनी अपनी गन निकालकर वसुंधरा पर पॉइंट कर दी। वहीं वसुंधरा की हरकत देखकर अंश जोर जोर से हंसने लगा। उसने वीर को धक्का दे दिया तो वीर थोड़ी दूरी पर जाकर गिरे। ये देखकर वसुंधरा ने चिल्लाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? वसुंधरा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों पर वो इतनी सी भी आँच बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर अंश उसकी तरफ देखकर हंसने लगा, जैसे वो उसकी मजाक उड़ा रहा हो। अंश को हंसते देखकर
वसुंधरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक से एक शानदार आवाज वहां गूंज उठी। वसुंधरा रायचंद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते पर बंदूक तानने की? जैसे ही वसुंधरा ने ये आवाज सुनी, उसने उस आवाज की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसकी जुबान और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। इतना ही नहीं, उसके चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब अबीर की मोहब्बत के बारे में अंश को पता चलेगा? क्या अंश देगा आस्था को तो फिर दादाजी, जिन्होंने वसुंधरा को अंश पर गन पॉइंट करते हुए देख लिया था, वो वसुंधरा के सामने आकर खड़े हुए। वहीं वसुंधरा की हालत दादाजी को देखकर पूरी तरह से खराब हो गई थी। डर की वजह से उसके होंठ कांप रहे थे। उसने घबराते हुए कहा, बाबूजी। ये सुनकर वीर पूरी तरह से हैरान हुआ कि आखिर उसकी शेरनी जैसी मॉम को आज क्या हो गया है। वो एकदम से भीगी बिल्ली क्यों बन गई है? अभी तो इतनी ज्यादा शेरनी बनकर दहाड़ रही थी। अब अचानक से इस बुढ़े को देखकर इन्हें क्या हो रहा है? ये सोचकर वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी अंश अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। वहीं वसुंधरा अपने सामने बैठे अंश को देखने लगी और फिर वो आलोक कपूर को देखने लगी। तो दादाजी ने इशारे से मारिया और टाइगर को वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन मारिया और टाइगर वसुंधरा जैसी चालबाज औरत के साथ अंश को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो वहां से हिले भी नहीं। ये देखकर अंश ने उन्हें जाने का इशारा किया तो वो दोनों चुपचाप वहां से चले गए। अब उस हॉल में वीर, आलोक कपूर, वसुंधरा और अंश मौजूद थे। तभी वसुंधरा ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये सब झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। आप जिंदा कैसे हो सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये अंश मेरा बेटा? जैसे ही वसुंधरा ने ये कहा, अंश के माथे पर बल पड़ गई और तभी दादाजी ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ वसुंधरा के गाल पर लगाया और उसे घूरते हुए बोले, खबरदार, जो अपनी नापाक जुबान से मेरे पोते का नाम भी लिया। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा अंश कपूर है, समझे तू? ये तुझ जैसी औरत का बेटा कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। उनकी बातें सुनकर वीर अपनी मॉम के पास आया और उन्हें कंधे से पकड़ते हुए बोला, सब क्या हो रहा है मॉम? ये क्या बोल रही है? क्या ये अर्श कपूर आपका बेटा है? बताइए मॉम, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। वसुंधरा के मुंह से तो जैसे फेविकोल चिपक गया था। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तभी दादाजी ने वीर की तरफ देखते हुए कहा, उससे क्या पूछता है? मैं जवाब दूंगा। तेरी माँ एक नंबर की शैतान औरत है, एक नंबर की चालबाज औरत है। ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। ये औरत अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसने अपने फायदे के लिए अपने मासूम 4 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। इसने उसका भी इस्तेमाल किया। माँ के नाम पर कलंक है ये औरत। वही अंश एकदम खामोश होकर बैठा था। उसके मुंह से तो कुछ शब्द भी नहीं निकल रहे थे। वहीं दादाजी भी अपने अतीत की यादों में खो गए। फ्लैशबैक। वसुंधरा रायचंद आलोक कपूर के इकलौते बेटे अभिमान कपूर की वाइफ थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन वो खुशी से अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका एकदम मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन वसुंधरा के सपने बड़े बड़े थे। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी। अभिमान से शादी करने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अभिमान काफी छोटे थे। बचपन में ही अभिमान की मॉम
उन्हें छोड़कर चली गई थी। फिर आलोक कपूर ने अभिमान को पाला पोसा और उनकी शादी उनकी मनपसंद लड़की वसुंधरा से करवाई। हालांकि वसुंधरा अभिमान की लव मैरिज थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही परिवार की गरीबी ने वसुंधरा का दिल अभिमान से हटा दिया और फिर वसुंधरा ने घर में कलेश करना शुरू कर दिया। इस बीच उसे इस बात के बारे में पता चला कि वो मॉम बनने वाली है, तो वो बहुत गुस्सा हो गई। वो अंश को मार डालना चाहती थी, लेकिन अभिमान ने ऐसा नहीं होने दिया। वो वसुंधरा के खाने पीने से लेकर हर एक चीज पर नजर रखने लगी, क्योंकि उन्होंने वसुंधरा के हाव भाव से पता लगा लिया था कि वो उनके बच्चे के साथ कुछ भी कर सकती है। क्या होगा जब अबीर की मोहब्बत के बारे में अंश को पता चलेगा? क्या अंश देगा आस्था को क्या होने वाला है अब इन सब की जिंदगी में आगे? क्या आएगा अब कोई नया तूफान? फिर अभिमान ने वसुंधरा के साथ समझौता किया कि वो बच्चा पैदा करके उन्हें दे दे और उसके बाद जैसा वो चाहेंगी वैसा ही करेंगे। अगर वो उनसे अलग होना चाहेंगी तो वो उसे हमेशा के लिए आज़ाद कर देंगे। वसुंधरा ने उनकी बात मानी, लेकिन वो इस तरह से घर पर नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि बच्चा होने के बाद उन्हें आज़ादी की सख्त जरूरत थी। अंश के पैदा होने के बाद वसुंधरा को ऐसा लगा जैसे उनकी आज़ादी उनसे किसी ने छीन ली हो। शुरू शुरू के कुछ दिन तो उन्होंने अंश से प्यार किया, लेकिन अब वो इस रिश्ते से निकलना चाहती थी। अभिमान ने तो सोचा था कि जब बच्चा हो जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा और वसुंधरा अपने बच्चे के प्यार में सब कुछ भूल जाएगी और अपनी इसी जिंदगी में सबके साथ खुश रहेगी। लेकिन वसुंधरा उनकी सोच से बिल्कुल अलग थी। अब वो हर हाल में अभिमान से अलग होना चाहती थी। अभिमान ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था कि जब तक उनका बेटा थोड़ा बहुत समझदार नहीं हो जाता तब तक वो वसुंधरा को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके बेटे को इस वक्त माँ की सख्त जरूरत है। लेकिन वसुंधरा ने तो कभी अंश से प्यार किया ही नहीं था। वसुंधरा को जब इस बात का एहसास हो गया कि अभिमान उसे किसी भी कीमत पर तलाक नहीं देंगे, तो और ना ही उसे उसकी जिंदगी से आज़ाद करेंगे, तब उसने बाहर जाकर नौकरी करने का फैसला लिया। हालांकि आलोक कपूर ने इस बात के लिए सख्त मना किया था, क्योंकि अंश उस वक्त 6-7 महीने का था। लेकिन घर में हो रहे कलेश को रोकने के लिए उन्होंने भी वसुंधरा को नौकरी करने की परमिशन दी थी। बाहर जाकर वसुंधरा को तो जैसे पर मिल गई। उसने रायचंद इंडस्ट्री ज्वाइन की। कहने को तो वो उस वक्त अमरीश रायचंद की सेक्रेटरी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अमरीश को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दिया और एक टाइम ऐसा आया कि अमरीश दिलो जान से वसुंधरा को चाहने लगा। धीरे धीरे 3 साल गुजर गए और अब छोटा सा अंश चौथे साल में लग गया था। वहीं अभिमान वसुंधरा के बदले हुए बिहेवियर को देखकर बीमार होने लगी और उनका जो काम था वो भी अब छूट गया था। अब पूरा घर वसुंधरा की कमाई पर ही चलने लगा। वसुंधरा दिन रात आलोक जी को ताना देती थी कि वो लोग उसी की कमाई पर जिंदा है, उसी की कमाई पर पल रहे हैं। धीरे धीरे वसुंधरा घर शराब पीकर आने लगी। इतना ही नहीं, वो अमरीश रायचंद को भी अपने साथ घर लेकर आती थी और अभिमान के सामने उन्हीं के बेड पर अमरीश के साथ इंटीमेट होती थी और शराब के नशे में हंटर से वो अंश को मारती थी, क्योंकि वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार अंश को ही समझती थी। वही अंश जो एक छोटा सा मासूम बच्चा था, अभी ना तो उसका स्कूल में एडमिशन करवाया गया था, क्योंकि वसुंधरा को लगता था कि बेकार में ही
उसका फालतू का खर्चा होगा। और फिर अंश घर पर अपने दादाजी के साथ रहता था। अंश ने बचपन से ही अपनी माँ का बड़ा ही बेरहम और खौफनाक चेहरा देखा था, जिससे उसके मन में खूबसूरत औरतों को लेकर एक अलग ही तरह की छवि बन गई थी। एक दिन वसुंधरा शराब के नशे में घर आई। उस वक्त उसने अंश को हंटर से बहुत मारा, क्योंकि वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार अंश को समझती। अगर अंश उसकी जिंदगी में नहीं होता तो वो कब की अपनी नई जिंदगी अमरीश के साथ शुरू कर सकती थी। लेकिन अंश की वजह से वो जकड़ी हुई थी, क्योंकि वो इस तरह से अपने बेटे को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती थी। क्या होगा जब अबीर की मोहब्बत के बारे में अंश को पता चलेगा? क्या अंश देगा आस्था को क्या होगा जब आस्था को अंश के अंडरवर्ल्ड किंग होने के बारे में पता चलेगा? शराब के नशे में जब वसुंधरा ने अंश को जानवरों की तरह मारा, तब अभिमान आगे आए और वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करने लगी। लेकिन वसुंधरा उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी। उन्होंने अमरीश से साफ साफ कह दिया था, या तो वो उससे जल्द से जल्द शादी करे, वरना वो किसी और से शादी कर लेंगे, क्योंकि उनके घर से उन पर शादी का दबाव बन रहा है। अब वसुंधरा अमरीश से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो मासूम अंश, जो उस वक्त केवल 4 साल का बच्चा था, उसे बुरी तरह से मारने लगी। और साथ ही साथ उसने अभिमान को भी हंटर से मारा। मार मार कर उसने अधमरा कर दिया। उस वक्त दादाजी घर पर नहीं थे, वरना शायद वो अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए नहीं देख सकते थे। वसुंधरा के सिर पर तो उस वक्त उन दोनों से अपनी जान छुड़वाने का भूत सवार हो गया था। अभिमान, जो पहले से ही बीमार थी, थोड़ी ही मार के बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। वही अंश एक तरफ पड़ा सिसक रहा था। वसुंधरा ने उसे इतना मारा था कि वो बेहोश हो गया था, और बेहोश होने के बाद भी वसुंधरा उसे मारती रही। इससे पहले कि अंश की जान जाती, दादाजी वहां आ गए और उन्होंने जैसे तैसे करके वसुंधरा से अंश को बचाया। और फिर वो अंश को लेकर वहां से भाग गई, क्योंकि उस वक्त वसुंधरा के सिर पर खून सवार था। और फिर दादाजी अंश को लेकर एक नए शहर में आ गए, जहाँ कितने ही दिनों तक उनकी हालत काफी ज्यादा खराब रही। वहीं अंश सालों तक घर में रहा। उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे सही गलत की कोई पहचान नहीं थी। उसने अपनी मॉम का बड़ा ही खतरनाक रूप देखा था। जिस मॉम से उसे प्यार करना चाहिए था, उसके खिलाफ अंश के मन में बचपन से ही नफरत ने जन्म ले लिया था। हर रोज वसुंधरा और अमरीश के नाजायज रिश्ते को लेकर घर में झगड़ा हुआ करते थे। ये सारी बातें मासूम अंश के दिमाग में थी, क्योंकि वसुंधरा सिर्फ एक ही बात बोला करती थी कि वो सबको छोड़कर चली जाएगी, भाग जाएगी वो यहाँ से। और वो तो खूबसूरत है। खूबसूरत औरत का साथ देने के लिए हर कोई तैयार रहता है। ये सारी बातें अंश के मासूम दिल में बस चुकी थी। उस वक्त अंश की हालत काफी ज्यादा खराब थी। फिलहाल दादाजी ने उसे बेंगलोर शहर में लाकर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था, जिससे पता चला था कि अंश एक मानसिक बीमारी का शिकार हो गया है, क्योंकि बचपन से लेकर 4-5 साल की उम्र तक उसने मानसिक यातनाएं देखी थी, जिसकी वजह से अंश को कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रखा गया। दादाजी ने जैसे तैसे मजदूरी करके अंश का ध्यान रखना शुरू कर दिया, और मासूम सा अंश, जिसे रातों को सिर्फ अपनी मॉम का खतरनाक चेहरा दिखाई देता था,
और उसकी कही हुई बातें उसके दिमाग में घूमती रहती थी। जिस तरह से उसकी मानसिक हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। 2 साल तक अंश का इलाज हुआ। उसके बाद जाकर वो थोड़ा नॉर्मल हुआ और उसके बाद से छोटा सा अंश जो केवल 9-10 साल का था, वो इतना मजबूत बन गया जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वो बाकी बच्चों से तेज था और जल्द ही सब कुछ सीख लिया करता था। बहुत कम उम्र में उसने सफलता का वो परचम लहराया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या होगा जब अबीर की मोहब्बत के बारे में अंश को पता चलेगा? क्या अंश देगा आस्था को क्या सुमित कभी राधिका को अपनाएगा? और अब क्या करेगी राधिका? फ्लैशबैक एंड सारी चीजें वसुंधरा की आंखों के सामने घूम रही थी। उसके पैर हल्के हल्के कांप रहे थे और उसके लिए वहां खड़े रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। वो जल्द ही अब वहां से भाग जाना चाहती थी। तभी दादाजी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमने नई पहचान बनाई, अपना नाम बनाया और आज हम यहाँ इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज मैं तुझे चुनौती देता हूँ। मेरा पोता तेरे बेटे को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इतना ही नहीं वसुंधरा राजन, वो तेरी हालत बद से भी बदतर बना देगा। मेरा बेटा बदला लेगा अपने पिता के खून का। तुझसे अपने बचपन का बदला लेगा। उसकी मासूमियत तूने छीनी है। उसे तूने जंगली जानवर बना दिया। इन सब का वो तुझसे बदला लेगा। मेरा अंश तुझसे हर एक चीज का बदला लेगा। उसने जो कुछ भी सहा है उसका बदला लेगा। उनकी बात सुनकर वसुंधरा ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए और चिल्लाने लगी और फिर अगले ही पल वो बेहोश हो गई। वहीं इस वक्त उन चारों के अलावा हॉल में कोई और भी था जो अपने कानों से ये सारी बातें सुन चुका था। वो कोई और नहीं, आस्था थी। आस्था जिसे बहुत भूख लग रही थी और वो नीचे आकर खाना खाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने किसी औरत को हॉल में बैठे हुए देखा और अंश पर गन पॉइंट करते हुए देखा तो उसकी जान हलक में आ गई। वो आगे बढ़कर अंश को बचाना चाहती थी। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, दादाजी की आवाज उसके कानों में पड़ी और वो एक साइड खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुनने लगी। सारा सच उसकी आंखों के सामने था। अंश का पागलपन, अंश का इस तरह से बर्ताव करना, खुद को सजा देना, वो सारी बातें उसकी आंखों के सामने थी। अब आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे इस वक्त अंश पर बहुत प्यार आ रहा था। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसके साथ बचपन में इतना बुरा हुआ है। आस्था के लिए अब वहाँ रुकना मुश्किल हो गया था। वो सीधा अपने रूम में चली गई। उसे अब अपना दुख बहुत कम नजर आ रहा था। इधर वसुंधरा की बेहोश होने के बाद अंश ने वीर की तरफ देखते हुए कहा, अपनी माँ को यहाँ से लेकर जाओ और एक और बात, अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। अंश कपूर बहुत जल्द आ रहा है अपने बचपन का हिसाब लेने। अब निकल जाओ यहाँ से। आइंदा से मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। वीर के मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जुबान पर किसी ने ताला लगा दिया है और जिसकी चाबी कहीं दूर फेंक दी गई हो। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और फिर वो अपनी मॉम को लेकर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद दादाजी ने अंश के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बेटा तुम ठीक हो? अंश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो सीधा अपने रूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ आस्था अपने रूम में बैठी बहुत ज्यादा रो रही थी।
उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अंश के साथ इतना ज़्यादा गलत हुआ है। उसने पिछले दिन अंश के साथ जिस तरह का बर्ताव किया था, एक-एक करके उसकी आँखों के सामने आ रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि अगर अंश ने गलती की थी, तो उसने उससे माफ़ी भी तो माँगी थी। क्या वो अपना दिल बड़ा करके उसे माफ़ नहीं कर सकती थी? क्या ज़रूरत थी उसे अंशु को इतना सताने की, उसे इतना परेशान करने की? आस्था को अब खुद ब खुद रोना आ रहा था। तभी उसे अंश के कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर वो जल्दी से वॉशरूम में चली गई, क्योंकि वो इस वक्त अंश को फेस नहीं करना चाहती थी। फिर वो सीधे वॉशरूम में आई और शार के नीचे खड़ी हो गई। इस वक्त वो शांत होना चाहती थी। उसका दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था और उसे एक अजीब सी फीलिंग का एहसास हो रहा था। वही अंश जैसे ही रूम में आया, उसने देखा रूम में कोई नहीं था। उसने रूम को अच्छे से लॉक कर लिया और अगले ही पल उसने एक जोरदार पंच वॉल पर दे मारा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्यों आई है वो औरत मेरी लाइफ में? आई हेट हर। अंशु पूरी तरह से चिल्ला रहा था। वो साथ ही साथ वो खुद को तकलीफ भी दे रहा था। उसे तो लगा था कि रूम में वो अकेला है, इसलिए वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। उसने अपने सिर को 2 से 3 बार दीवार पर दे मारा, जिससे उसके सिर से खून निकलना शुरू हो गया। वही आस था जो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो शार के नीचे नहा रही थी। जैसे ही उसने अंशु के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, वो एकदम से कांप गई। क्या होगा जब अबीर की मोहब्बत के बारे में अंश को पता चलेगा? क्या अंश देगा आस्था को क्या आस्था अंश को कभी समझ पाएगी? क्या अंश कभी करेगा आस्था से अपने प्यार का इजहार? और बिना सोचे समझे वो गीले कपड़ों में बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अंशु को देखा, जो दीवार पर लगातार अपना सिर पटक रहा था और उसके सिर से खून बह रहा था। अंशु को खुद का इतना हर्ट करते देखकर आस्था का दिल हजार टुकड़ों में टूट गया। वो जल्दी से अंश के सामने आकर खड़ी हो और घबराते हुए बोली, मिस्टर कपूर, ये आप क्या कर रहे हो? क्या खुद को हर्ट कर रहे हो? जैसे ही अंश ने आस्था को अपने सामने देखा, उसने तुरंत आगे बढ़कर आस्था को गले लगा लिया। अंशु चाहता था कि आस्था उसे संभाले, उसका ध्यान रखे, क्योंकि इस वक्त उसे आस्था के साथ भी बेहद ज़रूरत थी। आस्था ने भी अंश को अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि उसके मन में जो कुछ भी अंश के लिए था, वो सब अब धुल चुका था और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अंश को छोड़कर कभी नहीं जाएगी और उससे बहुत सारा प्यार करेगी और उसकी ज़िंदगी में जो दुख दर्द है वो सब दूर कर देगी। ये सोचते हुए आस्था ने आगे बढ़कर अंश के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगी। आस्था को आज इस तरह से पहल करते देखकर अंश भी खुद को रोक नहीं पाया। वैसे भी इस वक्त आस्था बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। उसने भी आस्था को अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर लेकर आ गया। घंटों तक दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे। आज इतना प्यार अंश आस्था से नहीं कर रहा था, जितना कि आस्था उसे कर रही थी। आज वो पूरी तरह से अंश के सारे दर्द को खत्म कर देना चाहती थी। कितनी ही देर तक प्यार करने के बाद दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में सो गए। वहीं दूसरी तरफ दादाजी को इस वक्त अंश की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि अंश भले ही आज वसुंधरा के सामने शेर बन रहा था, लेकिन असल में वो अंदर से कितना मासूम बच्चा था। इस बात के बारे में दादाजी
अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो अंशु को संभालने के लिए उसके रूम में जाना चाहती थी। लेकिन तभी रश्मि का फ़ोन आने पर दादाजी हैरान हो गए। रश्मि ने सीधे-सीधे दादाजी से कहा, "दादाजी, आप मेरी बात आस्था से करवा दीजिए। वो कहाँ है? वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है।" रश्मि की बात सुनकर दादाजी हैरान हो गए और उन्होंने कहा, "क्या आस्था आपके साथ नहीं है? वो शॉपिंग करने नहीं गई?" रश्मि ने कहा, "नहीं दादाजी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने रूम में आराम कर रही है।" उसकी बात सुनकर दादाजी को अपने दिल में एक सुकून का एहसास हुआ कि चलो, अंशु को संभालने के लिए आस्था उसके साथ है। स्टोरी को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।